क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 नवंबर का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये हमारा फ़ोन नंबर है। यही सिर्फ एक फ़ोन नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। इस पर अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो वाले ये हैं। और इसमें देखिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर, रोज़ मैं कुछ एक ना एक जो है यूपी स्पेशल भी आपको देता रहूँगा। तो यूपी वाले जो छात्र हैं, छात्र और छात्राएँ हैं, उनके लिए यूपीएससी, एक्चुअली यूपी पीसीएस जो है, भले ही प्रीलिम्स में जो है यूपीएससी को फॉलो ना कर पाता हो, काफ़ी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेंस में जरूर करता है, ठीक है। तो अब मेंस के हिसाब से ये वाले जो हैं टॉपिक आपके, ये यूपी पीसीएस के लिए भी, और लगभग लगभग सेम सिलेबस है, तो वहाँ पे भी मतलब फ़ायदा करेगा सारे टॉपिक। लेकिन ये तो यूपी स्पेशल भैया, पूर्वांचल एक्सप्रेस पूछा जा सकता है, कहाँ से चालू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, कितना लंबा, ये सब पूछ सकता है यूपी पीसीएस, ठीक। तो यूपी स्पेशल भी रहेगा। बाकी अपने हमारा फोकस जो है यूपीएससी पे मेनली रहता है, और साथ ही साथ जो मेंस के एग्जामिनेशन है उसमें तो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, इन सब के लिए ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक। देखिए, पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से संबंधित है, इसको देखेंगे। दूसरा ये है कि भैया पोस्टमार्टम जो होता है प्रोसीजर, उसमें कुछ संशोधन, नया प्रोटोकॉल लाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, उसको देखेंगे विस्तार से। लिनेक एनसीडीसी फिशरी बिजनेस जो होता है उसका इंक्यूबेशन सेक्टर खोला गया है, किसके द्वारा? एनसीडीसी के जो है द्वारा खोला गया है। तो फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक। इंक्यूबेशन, जैसे अगर वर्ड किसी को नहीं समझ में आ रहा तो किसी ने जरूर जो है अपना किसी जो है बच्चे को घर में किसी को देखा होगा, तो उनको वहाँ पे रखते हैं नियोनेटल आईसीयू में, ठीक। इसको नीकू बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को इंक्यूबेशन में रखा जाता है, ठीक। तो वैसे ही जो स्टार्टअप है उनको भी इंक्यूबेशन में रखा जाता है, ठीक उसी बच्चे की तरह, कि उसको पूरा जो है एटमॉस्फियर और जो है एम्बियंस दिया जाता है कि वो सुरक्षित रहे, ठीक। शुरुआती टाइम में बच्चे को ज़्यादा सुरक्षित रहे, इसके लिए इंक्यूबेशन रखा है। तो वैसे ही जो स्टार्टअप हैं उनको सुरक्षित रहे, वो पनप पाए और बढ़िया जो है फल फूल पाए, तो उसके लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है। वहीं ये इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक। मैंने इंटरलिंक करके आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जरूर समझ में आएगा मुझे लगता है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन तो आ गई, अब खाली ये हम लोग को पढ़ना है। मनोहर पर्रिकर एक आईडीसीए जो है, जो लोग भी डिफेंस से संबंधित जो भी डेटा हम लोग को पढ़ना होता है या फिर जानकारी लेनी होती है, तो हम लोग आईडीसीए वाली वेबसाइट पे जाते हैं। उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम अब मनोहर पर्रिकर, जो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके इंस्टीट्यूट, उनके नाम पर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस हो गया है, ठीक। मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, सिटमैक्स क्या है देखेंगे। टेक न्यू @75, टेक न्यू, न्यू होता है ना फाउंडेशन, उस @75 क्या है देखेंगे। @75 आ जाए तो वो जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो समझ लो चल रहा है ये, ठीक। और पूर्वांचल एक्सप्रेस यूपी स्पेशल आपका है करंट अफेयर। 41वां, ठीक, 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जैसे भारत पूरा अर्थ है आपका, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो साउथ पोल के आसपास क्या है? अंटार्कटिका। नॉर्थ पोल के आसपास क्या है? आर्कटिक, ठीक। तो अंटार्कटिका, चलिए इसको देखेंगे विस्तार से। फर्स्ट ऑडिट दिवस ये बनाया गया है इस साल से, ठीक। क्या डे है और क्यों बनाया गया, क्या महत्व है, सारी चीजें विस्तार से देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक, पीठासीन अधिकारियों की जो है सम्मेलन हुआ है, ठीक। और ये कौन सा सम्मेलन का नंबर था? 82nd था। कब हुआ? 17 नवंबर को हुआ। किसने एड्रेस किया? प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, ठीक। अच्छा, ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो होता है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो होता है, ये है क्या? ये सबसे ऊंची बॉडी है, शीर्ष निकाय है, जो भी लेजिस्लेचर्स हैं इंडिया में, ठीक। जैसे पार्लियामेंट का जो 2 हाउस हो गए, लोकसभा, आपका राज्यसभा। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन हुआ? स्पीकर, ठीक। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। यहाँ पे राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन हुआ? आपका चेयरमैन, ठीक, आपका वाइस चेयरमैन। उसी तरीके से जो है आप अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में जाएंगे, विधान परिषदों में जाएंगे, तो वहाँ पे अलग अलग जो है स्पीकर और चेयरमैन होंगे। तो उन सब की सबसे ऊंची
मतलब वो सब लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो वो उसको सम्मेलन बोला जाएगा। उस सम्मेलन का सबसे बड़ा जो सम्मेलन रखा जाता है उसको बोलते हैं और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। ठीक, ये 82वां था, अभी 82nd। ठीक है, और ये अभी सेलिब्रेट किया गया है। इट्स 100 ईयर अभी हुआ है इसका आपका 2021 में। ठीक, और इसी जो है मतलब शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभी हुआ 82nd था। 17-18 नवंबर को होगा, शिमला में किया जाएगा। ठीक, लोकेशन शिमला। पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? शिमला में ही हुआ था, 1921 में हुआ था। शिमला आप लोग मालूम होगा ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल बोला जाता था। समर कैपिटल बोला था, तो जब जो है जमीन मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ जाती थी तो ब्रिटिशर्स अपना शिमला पहुंच जाते थे, वहीं से काम काज करते थे। ठीक, तो ये चीज़ है पहला। अच्छा, पीठासीन अधिकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग के लिए होमवर्क है आपका स्पीकर जो है उसके संबंधित आप लोग को पढ़ना है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में। ठीक, पॉलिटी के इधर होमवर्क मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, स्टार्ट करो पॉलिटी से। पॉलिटी एक ऐसा है जो आएगा ही आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी है जीएस पेपर 2 से संबंधित, गवर्नेंस हेल्थ से संबंधित है। अभी क्या है कि जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक, उसने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में कहा है कि नए प्रोटोकॉल लेके आ गए। मेनली 2 चीजें यहां पर हैं। ठीक, 2 चीजें हैं। उससे पहले बताया था कि ये लागू कब से होगा? 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। 2 चीजें यहां पे इन्होंने नए प्रोटोकॉल में रखने की कोशिश करी है। वो है कि भैया एक तो जो है आपका सनसेट के बाद भी, ठीक, यानी कि जो है सूर्य अस्त के बाद भी पोस्टमार्टम हो सकेगा। ठीक, जहां पर भी अभी जो सुविधाएं हैं भैया, लाइट वाइट ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब होना चाहिए, तो वहां पे तो 15 नवंबर के बाद से ही चालू हो गया है ये। ठीक, और दूसरी जो बात पे इन्होंने जो है यहां पर फोकस किया है वो है कि ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, इस पे भी जो है नए प्रोटोकॉल पे जोर दिया गया है। ठीक, ये 2 चीजें मेन है इसमें। किसने किया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। ठीक, पोस्टमार्टम प्रोसीजर में कुछ नए प्रोटोकॉल लाया है। सनसेट के बाद में भी ये पोस्टमार्टम का जो है प्रोसीजर हो सकेगा, सनसेट के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी। ठीक, और इन्होंने ये कहा है कि ये कंप्लायंस जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे तुरंत हो जाए और बाकी जगह भी चालू हो जाएगा। साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, ठीक, दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा, ठीक, बयान में कहा कि मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा नई प्रक्रिया अंग दान और प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा देती है। ठीक, और ये क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों की कटाई की है, मतलब एक ऐसा भी होना चाहिए कि अंग जो है अच्छी क्वालिटी के हो, तो इसलिए एक टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज रख दी, आज मतलब बॉडी आई डेड बॉडी हो फिर आप रखे हुए उसे। ठीक, तो ये 2 इसमें चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, जीएस पेपर 3 में अगर आप देखो तो हमारा जो टॉपिक है वो है लाइनेक एनसीडीसी फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, एनसीडीसी आपका क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक सहकारी समिति, वो विकास निगम है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। ये कॉरपोरेशन भी है, यानी कि प्राइवेट वाले जो संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब एक्ट में इसको जो है वो किया गया, पंजीकरण किया गया है। साथ ही साथ ये सहकारी भी है। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 19th आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, उसमें सहकारी बताइए कौन से उसमें आता है? 1 में आपका 19 आर्टिकल सब क्लॉज 1 के कौन से क्लॉज में आता है इसके बाद? ठीक, और अभी नया मंत्रालय बनाया गया है ये कोऑपरेटिव का, बनाया गया कि नहीं बनाया गया वो बताना, और आपको ये बताना है कि वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके जरिए जो है आपका कोऑपरेटिव्स बनाने का जो है प्रावधान भी जोड़ा गया आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज के अंतर्गत। ठीक, ये चीज आपको बतानी। यहाँ पे जो मेन है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर संबंधित जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, करंट अफेयर पूछ रहा है, यूपीएससी भी पूछ रहा है और अदर स्टेट पीसीए पूछ रहा है। अभी जो यूनियन मिनिस्टर है फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, इससे हम लोग ने कल भी एक टॉपिक किया था, याद है? केसीसी वाला, जिसमें मैंने आप लोग को इकोनॉमी संबंधित इंटरेस्ट सबमिशन वाला टॉपिक बताया था, वैसे ही। तो यहाँ पे जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया लाइनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक, तो अब जो फिशरी के बिजनेस हैं
उनको शुरुआती दौर पे सुरक्षित रखा जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए एनसीडीसी ने ये इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। कहाँ खोला है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला है। कब खोला है? 16 नवंबर खोला। ठीक, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको टोटल को लिफिक बोल रहे हैं लोग, लाइनैक एनसीडीसी फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, इसकी एंड मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है एनसीडीसी है, और ये हमारा एक जो फ्लैगशिप स्कीम है, कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य जो है संपदा योजना जो है उसके अंतर्गत ये वाला इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया है। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मान लीजिए दे दे, तो आप जो है जल्दीबाजी में उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मत कर देना। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये वाली इसकी स्कीम है ये, मंत्री मत्स्य संपदा योजना। सर्विसेज जो भी ये सेंटर देगा उसके जो है फिशरी बिजनेस काफी ज्यादा जो है फल फूलेगा, ये चीज यहाँ पे इससे मानी जा रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज से संबंधित मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, आईडीसीए पढ़ते हैं हम लोग, तो जो है सिक्योरिटी इश्यूज के लिए जीएस पेपर 3 में काफ़ी अच्छी इनकी बुकलेट्स आती हैं। तो इसी इंस्टीट्यूट का नाम जो है अब मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रख दिया गया, जो कि हमारे जो है फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और इस इंस्टीट्यूट के जो भी डिफेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक, समझ में आ रही बात? और जो मनोहर पर्रिकर जी थे, इनके नाम पे इंस्टीट्यूट का नाम रखा जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उरी जो स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पे, उस पे अपना जो है वो उस मतलब मॉनिटर किया था, उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे ये। साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन में भी इनका बड़ा योगदान था, उसको लागू कराने में भी। तो इसीलिए आईडीसीए जो हम आईडीएसए जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसका नाम अब मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान हो गया है। ठीक, अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्लेग एक पट्टिका निकाली और उसमें फिर इसका नाम चेंज कर दिया। रीनेमिंग बड़ी चल रही है आजकल। ठीक, तो रीनेम किया गया है इधर। और मनोहर पर्रिकर जी जो है वैसे सीएम भी रहे हैं गोवा के, काफी टाइम तक सीएम रहे थे, फिर बीच में इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था मोदी जी ने। ठीक, तो रक्षा मंत्री ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं इस इंस्टीट्यूट के फिलहाल, लेकिन नाम अब मनोहर पर्रिकर हो गया है। और ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे। अभी 57th को ये फाउंडेशन डे भी था। ठीक, 11 नवंबर को, इसलिए इसी दिन को चुना गया कि रीनेम किया जाए। साथ ही साथ मनोहर पर्रिकर जो है आपका ये दो उरी इंस्टीट्यूट जो स्ट्राइक हुए थे 2016, उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया था। साथ ही वन रैंक वन पेंशन में भी, आर्म फोर्सेस के लिए लागू कराने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज सिटमैक्स। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज में अगर आप देखो तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक, पूछता है। अब मैं इसको याद कराऊंगा आपको। देखिए, व्यायाम किया गया, मिलिट्री एक्सरसाइज की गई सिटमैक्स। ठीक, सिटमैक्स में एस जो है वो है सिंगापुर, आई जो है वो है इंडिया, और टी जो है वो है थाईलैंड। ठीक, सिट। ठीक, और मैक्स है तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो है ही है, लेकिन ये एम से हम लेंगे मैरीटाइम यानी कि समुद्री। तो ये जो है नेवल जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके इसके बीच में? 3 लोगों के बीच में। सिट में ही छुपा हुआ है नाम क्या है आपका? सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। ठीक, बस इतना करना है। हालांकि इसमें मैंने नाम दे रखा है आईएनएस कारमुक ने, जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है, इसने यहाँ पे भाग लिया था। ये इतना नहीं घुस के पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पे हुआ। ठीक, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया ये अभी 21 वाला कहाँ पे हुआ। अच्छा, ये ओवरऑल जो अभी 2021 में हो रहा है, पहली चीज ये 3rd एडिशन है, तीसरा संस्करण है। 2021 में कहाँ हुआ? अंडमान सी में हुआ। लेकिन ये अंडमान सी में कराया किसने? थाईलैंड ने। ठीक है, सिटमैक्स पहली बार हुआ था 2019 में। इसमें वही है, अंतर संचालन को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाएं जो है आपस में एक दूसरे से शेयर करना। ठीक, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे से शेयर करना, वही वाली बात है, तीनों नेवी के बीच में। ठीक, सबसे पहले हुआ 2019 में, इंडिया ने कराया, इंडियन नेवी ने कराया पोर्ट ब्लेयर के पास में। ठीक,
दूसरा जो है सिंगापुर ने कराया, 2020 के नवंबर में कराया गया। 2021 में अंडमान सी में तो हो रहा है, लेकिन ये करा रहा है आपका कौन कौन होस्ट कर रहा है, ये कर रहा है थाईलैंड। ठीक, रॉयल थाईलैंड नेवी। ठीक, सिटमैक्स 21 जो है ये आपका फ्रेंडशिप बढ़ाएगा, दोस्ती बढ़ाएगा, समुद्री में सुरक्षा बढ़ाएगा, समुद्र एरिया में, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। यहाँ पर जीएस पेपर 3 में हम इसको देखेंगे, जिसका नाम है टेक नीव, नीव @75। अब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, तो कई कई जगह पे हर एरिया में तो जो है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साइंस के एरिया में यहाँ पर टेक नीव आपका @75 मनाया जा रहा है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया टेक नीव, आपको नीव @75। आज़ादी अमृत महोत्सव का ये पार्ट है। और इसमें क्या है कि जो ऐसे स्टार्टअप है, ठीक, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित तो ही हैं और ST एंड SC कम्युनिटी से भी संबंधित है। ठीक, तो उन जो SC और ST कम्युनिटी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो स्टार्टअप खोले गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में, उनको जो है यहाँ पर जो है इनको कॉमेमोरेट किया गया, उनकी सफलता को जो है लोगों के सामने रखा गया, उनको जो है फैसिलिटेट किया गया कि भैया हाँ ये लोगों ने किया है। तो यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस था 15 नवंबर को, मैंने आप लोग बताया था, बिरसा मुंडा जी से संबंधित है। तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है उनके साथ में वार्तालाप, इंटरेक्शन किया गया। ठीक, अब देखिए पूरे भारत में जो है कुछ आपके हब्स बनाए जाने हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब। ठीक, तो यहाँ पर जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हब जो स्थापित करने हैं, कितने 75 करने हैं। किसके लिए आपके ये करने, ये अलग से पूछ सकता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया था ना, स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही स्टैंड अप इंडिया जो है आपका किसके किसके लिए, SC ST और व्यूमन के लिए था ना ये। तो वैसे यहाँ पे STI हब जो है वो SC ST कम्युनिटी के लिए है। 75 में से जो है SC ST जो है 20 तो ऑलरेडी जो है संचालित हो चुके हैं। ठीक है, 20 ऑलरेडी संचालित हो चुके हैं, 30 और जो है ये 2022 के एंड तक चालू हो जाएंगे। और ये करेंगे क्या, साइंटिफिक टैलेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में है उनको बढ़ाएंगे। ठीक भाई, जो विज्ञान का जो जो मतलब वैज्ञानिक सोच है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, टैलेंट है, उसको बढ़ाएंगे और उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें जो ये आपके STI हब्स बन रहे हैं SC ST कम्युनिटीज़ के लिए, इसमें करीबन 20,000 लोगों को जो है डायरेक्टली जो है इसमें मदद मिलेगी। और स्टार्टअप आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत तो है ही, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो खोल ही रहा है STI हब्स को। साथ ही साथ किसमें खोल सकते हो भैया, फार्म, नॉन फार्म एग्रीकल्चर संबंधित भी, गैर एग्रीकल्चर से संबंधित भी, और अदर एलाइड लाइवलीहुड सेक्टर्स भी। ठीक है, अदर एलाइड अन्य संबद्ध आजीविका क्षेत्रों में भी। और ये जो नीव है आपका 75 टेक नीव, ये 1 साल तक चलेगा, हाईलाइट करता रहेगा कि क्या प्रभाव डाला है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ने हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको सशक्त बनाने में, और समान समावेशी आर्थिक विकास के लिए उन्होंने क्या प्रभाव डाला है, यानी कि इक्विटेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, 75 जो आपका ये घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें कि भैया क्या करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक दूसरे से। ठीक, और साथ ही साथ जो है ये भी बताएंगे कि किस तरीके, कुछ स्टोरीज भी होंगी, 75 इम्पैक्टफुल स्टोरीज, जो कि किस तरीके से इंडिया की प्रोग्रेस हुई है आत्मनिर्भर भारत में। आत्मनिर्भर भारत क्या है, एक तरीके से जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको भारत में ही हम बनाएं, डोमेस्टिक स्वदेशी बनाएं, भारत में बनाएं, ताकि फॉरेक्स भी बढ़े और हमारी डिपेंडेंस जो है बाहर के कंट्रियों पे कम हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्लोगन है हमारे कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ठीक है, तो मतलब ये है आपका कि जय जवान तो आपका जो है एग्रीकल्चर, जो आर्मी हो गया, फिर जय किसान आपका जो है एग्रीकल्चर फार्मर संबंधित हो गया, जय विज्ञान साइंस से संबंधित हो गया, और जय अनुसंधान रिसर्च। ठीक, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आप कहीं पे भी आता है या फिर ऐसे है तो ये आप कोड यूज़ कर सकते हो। समझ में आई बात, आप ऐसे में, एथिक्स में, जहाँ पे भी
आपका एग्रीकल्चर संबंधित आ जाए, रिसर्च से आ जाए, साइंस से आ जाए, तो जरूर लिखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्लोगन है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। चाहे कंक्लूजन में लिख सकते हो, चाहे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस, मतलब इस स्लोगन से हमें पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इस स्लोगन से भी ये पता चलता है। और ये जो हमारे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में जो है बड़ा बदलाव ला सकते हैं, एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही साथ उनको जो है अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, सस्ती प्रौद्योगिकी को भी जो है उनको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक। अगला हमारा जो है यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक। अगर आप लोग को देखिए, एक ये होता है नेशनल हाईवे एक होता है और एक एक्सप्रेस वे होता है। तो एक्सप्रेस वे और हाईवे में फ़र्क क्या है? देखिए, जो मैंने इसको पढ़ा हुआ है, अगर ये डिवाइडर मान लो बीच का हो गया, ठीक, तो इसकी अगर आप इसके जो है 3 लेन है कम से कम, ये 1 2 3 6 लेन अगर हो रहा है तो इसको एक्सप्रेस वे बोला जाता है, ठीक। 6 लेन होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मोट टाइप का होता है, मोट मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का, फिर वहाँ पे सर्विस लेन होती है ना, सर्विस लेन। तो ये 6 लेन अगर है तो उसको एक्सप्रेस वे बोला जाता है, ठीक। बाकी कुछ स्पीड्स की भी होती हैं चीज़ें, इतना उसमें नहीं जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ बताने की जरूरत लगी मुझे। अच्छा, पूर्वांचल है, यूपी का एरिया जो है, वैसे बोला जाता है कि आपका पश्चिमांचल हो गया, ठीक, आपका ये बुंदेलखंड हो गया, ये पूर्वांचल एरिया बोला जाता है, ठीक। और ये वाला एरिया जो है आपका अवध बोला जाता है, मोटा मोटी इस तरीके से देखोगे अगर आप। तो पूर्वांचल का जो एरिया है वहां पे लखनऊ से गाजीपुर, ये बिहार हो गया, ठीक, यहाँ पे दिल्ली हो गया, तो लखनऊ से गाजीपुर तक के जो एक्सप्रेसवे को क्या बोला जा रहा है? पूर्वांचल। लेकिन हम इसमें लखनऊ में भी कहाँ से चालू हुआ इसको समझेंगे, क्योंकि हो सकता है यूपी में वहां से खोद के क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, ठीक। तो यहां पर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी ने यहां पर 16 नवंबर को, याद रखना ऐसे ही फैक्ट पूछता है वहां पर, 16 नवंबर को इनॉग्रेट किया। कहां से किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किया। कहां से? करवल खेरी, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, करवल खेरी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में किया। ये एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? 341, ठीक, 341 किलोमीटर लंबा है। स्टार्ट कहां से होता है? चौधसराय डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से चालू होगा। किस हाईवे से? जो ये नेशनल हाईवे कौन सा है ये है आपका 731, लखनऊ सुल्तान रोड, देखो लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर जो है चौधसराय जो है वहां से ये स्टार्ट होगा, विलेज है ये, ठीक। और ये हाईवे कौन सा हुआ? ये हाईवे हुआ 731, और उसके बाद ये यहां से होते हुए आपका नेशनल हाईवे 31 को पकड़ते हुए, 731 फिर 31 को पकड़ते हुए ये हैदरिया तक जाएगा, हैदरिया, ठीक, हैदरिया विलेज तक जाएगा, जो कि बिहार से 18 किलोमीटर अंदर है, ठीक। और ये चीज हो गया, सॉरी 18 किलोमीटर, मतलब ये यूपी और बिहार का बॉर्डर, तो इसके पूरब में 18 किलोमीटर यहाँ पर है ये, ठीक है, ये बॉर्डर होगी। तो ये आपका हाईवे आपका कौन सा था? 31, हैदरिया विलेज तक जाएगा। 6 लेन का ये आपका वो है, और फ्यूचर में इसको 8 लेन करने की बात हो रही है। काफी ज्यादा पैसा लगा है इसमें, 22,500 करोड़ रुपया लगा है सिर्फ 341 लगाने में। बताइए कितना हुआ, हर किलोमीटर पे कितना रुपया खर्चा हुआ, ठीक। और इसमें जो है ये ईस्टर्न जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ईस्टर्न पार्ट का, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ का आर्थिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है एक्सप्रेसवे। भाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोग आ सकेंगे, तो ये बढ़िया है ना, लॉजिस्टिक्स, ट्रक और सारा सामान जा सकेगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको हेल्प मिलने वाली है? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक जा रहा है ये, ठीक। एक बड़ी पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए पूरी कनेक्टिविटी प्लान्स जो है उसको देख लेते हैं। दिल्ली से आगरा, ठीक, यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसे, ग्रेटर नोएडा से आगरा होता है, ठीक। अभी अगर ये चीज आई तो पूरा भी देखो ना, हो सकता है वहां पुल ले। फिर आगरा से लखनऊ, ठीक, यमुना एक्सप्रेस वे में से अब आप आ गए आगरा से लखनऊ, ठीक। लखनऊ से अब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये जो लखनऊ से आप जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ोगे, यहाँ से लेके यहाँ गाजीपुर सिटी तक, ठीक। तो ये आपका जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, अब ये जुड़ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, लखनऊ टू गाजीपुर। और फिर गाजीपुर से आगे ये प्लान है कि ये पटना तक जोड़ देंगे 180 किलोमीटर तक का। तो ये पूरा कनेक्टिविटी पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना,
तड़ातड़ घूमने जाना है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जीएस पेपर 3 में से 41वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन हमारा भारत का अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान। अंटार्कटिका में आप लोगों को बता दूं, जो हमारी अर्थ है उसका जो नॉर्थ है वहां पे तो आर्कटिक है, साउथ में आपका जो है अंटार्कटिका है। ये कॉन्टिनेंट है, पूरा आइस शेल्फ है, पूरी बर्फ ही बर्फ है वहां पे। यहाँ पे भारत के दो अभी वर्तमान काल में दो जो है आपके स्टेशंस हैं। एक का नाम है मैत्री, ठीक, और दूसरे का नाम है भारती। पहले यहाँ पर जो है आपका दक्षिण गंगोत्री भी होता था, दक्षिण गंगोत्री भी होता था। 1981 में ये हमारे वैज्ञानिक अभियान चालू हुए थे। 40 हो चुके हैं, अभी कौन चालू है? ये 41st, ठीक, और इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। पहला बैच जो है अभी जाएगा यहाँ पर। इस एक्सपेडिशन के दो मेजर प्रोग्राम है, दो मेजर प्रोग्राम है। पहला तो प्रोग्राम ये है कि हम जो अमेरी आइस शेल्फ है भारतीय स्टेशन पे, अब देखो यहाँ पर क्या है कि भारतीय स्टेशन जैसे यहाँ ये वो है आपका, तो यहाँ पे अमेरी आइस शेल्फ है, कई सारे आइस शेल्फ हैं यहाँ पे, ठीक, शेल्फ जो जैसे कि रॉन आइस शेल्फ हो गया, लार्सन आइस शेल्फ हो गया, ठीक, रॉस आइस शेल्फ हो गया। तो ये जो है आपका अमेरी आइस शेल्फ के पास में जो भारतीय, ये मैत्री स्टेशन है, ये आपका भारतीय स्टेशन होगा। तो यहाँ पर अमेरी आइस शेल्फ पे है ये, तो यहाँ पे जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। समझ में आ रही बात? जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, भूवैज्ञानिक अन्वेषण करेंगे। तो मतलब कि भैया क्या अब इसको यहाँ पे क्या है, खोद वोद करके, और क्योंकि बर्फ़ में कई सारी चीज़ें बर्फ़ में जम जाती हैं तो वहाँ पे सुरक्षित रहती हैं, तो हम उसको खोद के यहाँ पे जाके जियोलॉजिकल देखेंगे कि अच्छा पहले क्या था, यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई ऐसी मिट्टी तो नहीं है जो आज क्यों हम कर रहे हैं कि क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि भारत और अंटार्कटिका में हमारे जो है भूतकाल में कौन से लिंकेज थे। अगर आप लोगों को बताएं तो आपका पहले आप लोगों को पता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। तो पहले अल्फ्रेड वेगनर, अगर ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, उन्होंने ये बताया कि पहले एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक। फिर जब वो टूटा तो उसके पीछे दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया गोंडवाना लैंड जो सदर्न वाला था, ठीक, और दूसरा ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसका नाम हुआ अंगारा लैंड, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जब टूट के ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, इन दोनों के टूट के जब बीच में सी बन गई जिसका नाम था तैथिस सी। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पहले नाम था पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट होता है नाम अगर वैसे आप देखो पैंजिया का मतलब, और बीच में तैथिस सी आ गई। अब ये जो गोंडवाना लैंड था इसी में जो है ये ड्रिफ्ट होते होते जो साउथ में पहुंच गया, और जो है फिर बाद में और भी इसमें पावर लगी तो आपका ईस्ट वेस्ट हो गए। तो पहले जो है यही चीज बोला है कि जो है इंडिया से क्या लिंक था, क्योंकि ये दोनों ये सारे जो है गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे। इंडिया का कोई चीज़ यहाँ पे जो लैंड मास का जो है क्या अंटार्कटिका में आज भी वहाँ जाके फ्रीज हो गया, क्योंकि साउथ पे था, डायरेक्ट इंसोलेशन इनकमिंग सोलर लाइट नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे आके फ्रीज हो गया। तो क्या कोई ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो जियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे फ्रीज हो गए, तो आज हम एक्सप्लोर करें तो हमें मिल जाए, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको भारतीय स्टेशन के पास में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और इसका एम ही यही है, हेल्प करने में कि लिंक पैदा, मतलब लिंक बिटवीन इंडिया और अंटार्कटिका पास्ट में कोई रहा है तो उसको हम उसकी पुष्टि कर सकेंगे। अच्छा, ये तो हुआ पहला प्रोग्राम 41st एक्सपेडिशन का। दूसरा प्रोग्राम क्या है कि भैया हम रेकी करेंगे, रेकी करेंगे, वहां पे जाके रिकॉनेसेंस सर्वे करेंगे आपका, ठीक, आइस शेल्फ में। ड्रिलिंग यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 500 मीटर तक आइस कोर को जो है यहाँ पे खोदते हुए जाएंगे, ठीक। और ये कहाँ पर, नियर मैत्री स्टेशन आपको कहाँ बताया मैंने, ये रहा, ठीक, भारती हो गया, मैत्री हो गया। तो यहाँ पर जाके ये दूसरा प्रोग्राम है इसी 41st एक्सपेडिशन में, 500 मीटर जो है खोद कर आइस कोर को, और फिर ये हमें ये मदद करेगा कि पता चलेगा अंडरस्टैंड करने में कि अंटार्कटिक क्लाइमेट पहले कैसे रहा है। 10,000 साल पहले की बात है, जो संग्रह वहाँ पे जो जमा हुआ है, तब अंटार्कटिक से क्लाइमेट कैसा था, वेस्टर्ली जो पश्चिमी हवाएं थी वो कैसी थी, सी आइस क्या है, कैसा था, ग्रीन हाउस गैसेस, तो
तो इन सब के बारे में, और सिंगल क्लाइमेट आर्काइव जो है आपका 10,000 साल तक का, यहाँ पर भी हम इसकी रेकी रिकॉग्निसेंस सर्वे किया जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे हम इसको टोहेंगे, टोही सर्वेक्षण होगा। ठीक, मैत्री पे। अब तो याद रहेगा ना, मैत्री भारती अभी चल रहे हैं, पहले दक्षिण गंगोत्री थे। अच्छा आप लोग बताइए, जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, जहाँ पे आर्कटिक ओशन है, वहां पे भारत का क्या कोई स्टेशन है? उसका नाम क्या है? बता चुका हूं मैं कई बार। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा इंपॉर्टेंट इन्फो अगर आप देखो तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है 1981 में चालू हुआ, 40 एक्सपीडिशन हो चुके हैं। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री हमारा रिसर्च बेस स्टेशन हुआ करता था, फिर मैत्री आया, फिर भारती आया, और मैत्री भारती अभी फुली ऑपरेशनल हैं इस समय। और इन सबको भारत से मॉनिटर कहां से किया जाता है? गोवा में एक रिसर्च सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, यहां से जो है इसको मॉनिटर किया जाता है। ये एक स्वायत्त संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ही आईएमडी भी आता है, मौसम विभाग। ठीक, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, तो ये मैनेज करता है पूरा इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम। ठीक, याद रहेगा क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च, ओशियन रिसर्च सेंटर, ठीक, गोवा में है ये स्थित। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, और ये आज का आखिरी टॉपिक है, फर्स्ट ऑडिट दिवस बनाया जाएगा। ठीक, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं है, ये आपका इकोनॉमी से आएगा। ठीक, और पॉलिटी में भी इसको जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि सीएजी की बात होगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने इवेंट एक एड्रेस किया गया, पहला ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर को। ठीक, 16 नवंबर को मनाया गया सीएजी ऑफिस जो है वहां पर। ठीक, अब इसमें ऑडिट दिवस हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो ऐतिहासिक जो उत्पत्ति है आपकी इंस्टीट्यूशन ऑफ सीएजी की, सीएजी क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, तो उसके जो है हिस्टोरिक ओरिजिन को और उसके कंट्रीब्यूशन को, जिसने कि हमें हेल्प करी है भारत के शासन में, पारदर्शिता में, जवाबदेही में, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में कई सालों से, तो उस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम सीएजी है, उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए पहला ऑडिट दिवस मनाया जाएगा, यानी कि लेखा परीक्षा दिवस बनाया गया है 16 नवंबर को, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। ठीक, हालांकि इंडिया में बोला जाता है कि ऑडिटर जनरल ही है, कंट्रोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चा होने के बाद ही हम जो है उसको उसका ऑडिट कर पाते हैं, पहले रोक नहीं पाते, या फिर गलत काम हो रहा है तो गलत पैसा खर्च हो रहा है तो रोक नहीं सकते। ठीक, रोक नहीं पाता सीएजी, इसलिए। तो ये भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है बनाया गया है? 148। तो ये कौन सी बॉडी हुई, कौन सी निकाय हुई? संवैधानिक निकाय हुई। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। 148 आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया कि ये होगा, और जो ये पब्लिक पर्स है उसका जो है रखवाला है। ठीक है, पब्लिक पर्स का रखवाला है। इसके पास ये अधिकार होता है सीएजी के पास में कि ये लेखा परीक्षा कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट, यानी कि जो राजस्व आया, और जितने भी व्यय यानी कि खर्चे किए गए, एक्सपेंडिचर किए गए, उन सब का जो है ये इसको अधिकार होता है कि लेखा परीक्षा कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ ही साथ जो स्वायत्त निकाय हैं और जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निगम है, कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, फाइनेंस वित्त पोषित होते हैं, उनका भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रिसिप्ट, आपका जो राजस्व और वह जो हो रहा है उसका ऑडिट करने का अधिकार है सीएजी को। ठीक, अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बताइए, एलआईसी जो कि एक निगम है उसका जो है ऑडिट कर सकता है सीएजी? ठीक, ये एक्चुअली लक्ष्मीकांत में दे रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ सीएजी के बारे में। अभी फिलहाल जो सीएजी हैं वो हैं जीसी मुर्मू, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। अभी ये हमारे सीएजी हैं, 8 अगस्त को आए थे, और ये भारत के 14वें सीएजी हैं। ठीक, 14th। पहले कौन से थे बताइए? यूपीपीसीएस ने इस बार क्या पूछा, फाइनेंस कमीशन में पहले चेयरमैन कौन थे? ऐसे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको एक साथ बैठ के आखिरी के 10 दिन में पढ़ने से अच्छा है
जब जब मैं आपको होमवर्क देता जाऊं, पूछता जाऊं, आप जो है उसको करते चलो। ठीक, एक साथ आखिरी में घोट के नहीं पी जाओगे, आपको पहले से करना पड़ेगा। अगर आखिरी में घोट के पीने की कोशिश भी करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल बर्नआउट हो जाता है और भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये बड़ा घातक हो सकता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग को बिल्कुल कुछ भी जो है पसंद आया है, कुछ भी आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करा कर। ठीक, और कमेंट जरूर करिएगा जो भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारा करंट अफेयर है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।